नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी राजस्थान में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव की, धर्म संसद को लेकर उत्तराखंड में बढ़ते विरोध की, जानेंगे मथुरा में मंदिर मस्जिद विवाद पर कब आएगा कोर्ट का फैसला, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की हुंकार से क्यों डरी बीजेपी, बात करेंगे राहुल के तेलंगाना दौरे को लेकर शुरू हुए विवाद की, पीके के बदले प्लान की, और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की तैयारियों की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली में लोगों को नहीं मिलेगी फ्री बिजली। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया ऐलान, फ्री बिजली के लिए दिया जाएगा विकल्प, मांगने वालों को ही दी जाएगी सब्सिडी। गृह मंत्री अमित शाह ने सिलीगुड़ी में नागरिकता कानून को लेकर किया बड़ा दावा, कहा कोरोना महामारी खत्म होने के बाद देश में लागू किया जाएगा नागरिकता कानून। पश्चिम बंगाल सरकार की अफवाह पर लोग ना दें ध्यान। शिवपाल का बीजेपी से भी हुआ मोहभंग, कहा सप्ताह भर में करेंगे प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का पुनर्गठन, दूसरे राजनीतिक दलों से हमारा कोई लेना देना नहीं, अखिलेश बोले अपनी पार्टी को मजबूत बनाए चाचा। शेयर बाजार में रही मामूली बढ़त, सेंसेक्स 33 अंकों की बढ़त के साथ 55,702 पर हुआ बंद, निफ्टी 5 अंक की तेजी के साथ 16,683 पर हुआ बंद। राजस्थान में पिछले एक महीने से अचानक सांप्रदायिक माहौल बिगड़ना शुरू हो गया है। करौली से शुरू हुई तनाव की घटनाएं जोधपुर होते हुए भीलवाड़ा तक पहुंच गई हैं। इसे लेकर राज्य की गहलोत सरकार मुश्किल में दिख रही है, तो बीजेपी और संघ पर भी बड़े आरोप लगे हैं। तो क्यों अचानक राजस्थान में बढ़ गया है तनाव, देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान के करौली में हुए टकराव का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि ईद से पहले राजस्थान के ऐतिहासिक शहर जोधपुर में भी दो समुदायों में टकराव हो गया। जोधपुर में अभी भी पाबंदियां लगी हुई हैं, जिसने राज्य की कांग्रेस सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सीएम अशोक गहलोत एक जिले में तनाव पर काबू पाते हैं, तब तक दूसरे शहर से टकराव की खबरें सामने आ जाती हैं। आखिर राजस्थान की सुरक्षा व्यवस्था में कहां चूक हो रही है, या फिर इन टकराव के मामलों को जानबूझकर अंजाम दिया जा रहा है? राजस्थान के कई इलाके इस वक्त आपसी टकराव की घटनाओं से दहल गए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही अलवर के राजगढ़ में मंदिर गिराने के मामले पर जमकर सियासत हुई थी। उस वक्त सत्ता पर काबिज कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने थे, लेकिन अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि 300 साल पुराने मंदिर पर बुलडोजर चलाने में असली हाथ किसका था। इस आरोप प्रत्यारोप का खेल खेला जा रहा है। वहीं करौली में हुए टकराव पर सरकार ने एक्शन लेते हुए हालात को कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन जोधपुर में अभी भी तनाव बना हुआ है। शहर में एहतियातन कर्फ्यू जारी है, इंटरनेट सेवाएं बंद कर रखी हैं। तो वहीं सीएम अशोक गहलोत ने इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताया है। सीएम अशोक गहलोत की माने तो बीजेपी ये सब चुनाव जीतने के लिए कर रही है। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त बाकी है, लेकिन बीजेपी ने अभी से राज्य को सांप्रदायिक आग में झोंकने का काम शुरू कर दिया है। दो समुदाय को भिड़ाकर बीजेपी अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। अशोक गहलोत का तो यहाँ तक कहना है कि बीजेपी के आला नेतृत्व और संघ ने राजस्थान को अपने टारगेट पर रखा है। अशोक गहलोत ने माना है कि उनकी सरकार की सक्रियता की वजह से राज्य में बड़ी घटनाएं नहीं हो पाई हैं, नहीं तो बीजेपी का मंसूबा करौली से लेकर जोधपुर, राजगढ़, रामगढ़ और भीलवाड़ा में बड़े सांप्रदायिक टकराव कराने का था। लेकिन फिलहाल कांग्रेस सरकार ने बीजेपी के नापाक मंसूबों को फेल कर दिया है। करौली में तो बीजेपी ने सिर्फ प्रयोग किया था, इनका मंसूबा पूरे राजस्थान में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना है। लेकिन अशोक गहलोत ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगे। राजस्थान में इसी तरह की घटनाएं होती रही तो इसका फायदा बीजेपी को ही मिलेगा। इसे लेकर कांग्रेस में बेचैनी है। सीएम गहलोत ने सख्ती से कदम उठाने का आदेश पुलिस को दे दिया है, लेकिन जहां सरकार बीजेपी की है वहां तनाव बढ़ाने वाले काम हो रहे हैं। धर्म संसद के नाम पर सांप्रदायिक टकराव को बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसे लेकर उत्तराखंड में कई प्रतिशत लोगों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है। तो क्या है पत्र में, देखिए ये रिपोर्ट। मोदी राज में एक खास समुदाय को टारगेट करने की खबरें अक्सर ही देखने को मिल जाती हैं, जिसको लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर भी रहती है। कभी झड़प तो कभी हेट स्पीच, किसी न किसी जरिए खास समुदाय पर निशाना साधा जाता है।
देश में धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति कर अपना वोट बैंक बढ़ाने की कोशिश की जाती है और पिछले कुछ महीने से इस राजनीति के लिए कई राज्यों में धर्म संसद का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें हेट स्पीच के जरिए एक समुदाय को निशाना बनाया गया। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद राज्य सरकारों को सक्रिय होना पड़ा और अब इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कई दिग्गजों ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखा है और धर्म संसद पर रोक लगाने की अपील की है। पत्र लिखने वालों में मशहूर लेखिका नयनतारा सहगल, उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस.के. दास समेत विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोग शामिल हैं। इन लोगों ने उत्तराखंड में तनाव की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखकर राज्य में शांति और सौहार्द बनाने के लिए अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित करने का अनुरोध किया है। पत्र में आगे कहा गया है कि निर्दोष लोगों के जीवन की रक्षा, राज्य की संस्कृति, परंपरा और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कार्रवाई होनी लाजिमी है। पत्र में 6 मई के बाद धर्म संसद जैसे आयोजन के ऐलान पर चिंता जताई गई है और इस बारे में 26 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को जो निर्देश दिए थे उसका भी जिक्र किया गया है। पत्र में धर्म संसद के मुख्य आयोजक यति नरसिंहानंद का भी जिक्र किया गया। पत्र में मुख्यमंत्री से राज्य में आगे ऐसे किसी भी आयोजन पर तत्काल रोक लगाने, ऐसे मामलों में जमानत न देने और उसे रद्द करने, इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को तत्काल गिरफ्तार करने, ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए एक जिम्मेदार नोडल अधिकारी तैनात करने का भी अनुरोध किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र लिखने वालों में पूर्व सचिव विभापुरी दास, आईपीएस सेवानिवृत्त विजय शंकर सिंह, कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बी.के. जोशी, उप नियंत्रक एवं महालेखाकार सेवानिवृत्त निरंजन पत, डीआरडीओ के विज्ञानी सेवानिवृत्त पी.एस. कक्कड़, सर्व सेवा संघ की बीजू नेगी, आरटीआई क्लब उत्तराखंड के अध्यक्ष बी.पी. मेठाणी, सिविल इंजीनियर सीवी लोकगढ़ीबार, पर्यावरणविद फ्लोरेंस पांधी जैसे कई दिग्गज शामिल हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि राज्य में सौहार्द बनाए रखने के लिए सीएम धामी क्या एक्शन लेते हैं। धर्म संसदों में रोक लगाई जाए और जो भी कथित साधु संत सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाली बात करे उस पर कार्रवाई की जाए। सरकार को सख्त फैसले लेने चाहिए। धामी सरकार कब फैसला लेती है इस पर नजर होगी, लेकिन जिस फैसले पर इस समय पूरे देश की नजर है वो है मथुरा का जन्मभूमि ईदगाह मस्जिद विवाद। इस पर मथुरा की अदालत ने सुनवाई पूरी कर ली है, तो कब आ रहा है फैसला, देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में जमीन का विवाद सुलझ गया तो मथुरा में ये विवाद तेज हो गया। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर केस मथुरा कोर्ट में चल रहा है और अब इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई है। मथुरा की अदालत 19 मई को फैसला सुनाएगी। पूरा विवाद 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। याचिका में मांग की गई है कि शाही ईदगाह मस्जिद मंदिर की जमीन पर बनी है, उसे हटाया जाए। याचिका में अदालत की निगरानी में विवादित जगह की खुदाई करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि जिस जगह पर मस्जिद बनाई गई थी उसी जगह पर कारागार मौजूद है जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। अगर खुदाई कराई जाएगी तो ये बात साबित हो जाएगी। खुदाई की एक जांच कराकर रिपोर्ट पेश की जाए। इस बीच सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर की गई है जिसमें 12 अगस्त 1968 को श्री कृष्ण जन सेवा संस्थान और शाही ईदगाह के बीच हुए समझौते को रद्द करने की मांग की गई। दावा किया गया है कि ये समझौता बिना क्षेत्र अधिकार के किया गया था। 1964 में श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान ने मथुरा की अदालत में याचिका दायर करते हुए ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की थी। बाद में 1968 में सेवा संस्थान शाही ईदगाह कमेटी के साथ समझौते पर सहमत हो गया। इस समझौते के बाद शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने कुछ जमीन पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, लेकिन इस समझौते को भी बाद में चुनौती दे दी गई। अब सभी की नजरें 19 मई पर अदालत के आने वाले फैसले पर टिकी हुई हैं। वैसे दोनों ही पक्षों ने संकेत दे दिया है कि फैसला उनके हक में नहीं आया तो वो हाईकोर्ट का रुख करेंगे। 19 मई को साफ हो जाएगा कि मथुरा में जिस जमीन पर विवाद है वो किसके हिस्से आएगी, लेकिन ये भी तय है कि कोर्ट का फैसला जिसके खिलाफ आएगा वो पक्ष हाईकोर्ट में इसे चुनौती देगा। यानी साफ है ये विवाद लंबा चलना है। लेकिन बात राजनीति के मैदान की हो तो 5 साल बाद जनता के हाथ में फैसला देने का समय आ जाता है। हिमाचल प्रदेश में 7 महीने में चुनाव होने हैं। फैसला जनता को करना है और जनता को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार के खिलाफ हुंकार भरी है। पहाड़ों पर गर्म मौसम के साथ साथ सियासत भी गर्मा रही है। खासकर हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा चढ़ रहा है।
सत्ता पर कब्जा करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन इस रेस में कांग्रेस आगे निकलती नजर आ रही है, क्योंकि उसने अभी से सूबे में अपनी ताकत का एहसास करवाना शुरू कर दिया है। पार्टी ने नव नियुक्त अध्यक्ष सांसद प्रतिभा सिंह के स्वागत में रैली आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता कार्यकर्ता पहुंचे। इस दौरान दिग्गजों ने जहां पार्टी में एकजुटता का संदेश दिया, तो वहीं सत्तारूढ़ दल पर जमकर निशाना साधा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश कांग्रेस एकजुट होकर आगे बढ़ेगी और फिर सत्ता में आएगी। प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद और सहयोग लेकर आगे चलेंगी। इसी के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में भी फिर से भाजपा को सत्ता से बाहर कर नई सरकार यानी नई सृष्टि का सृजन होगा। वीरभद्र सिंह की आखिरी इच्छा थी हिमाचल में फिर कांग्रेस की सरकार बने। इसे सभी को पूरा करना होगा। देश में सबसे बड़े मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी और किसानों के हैं, लेकिन इन पर किसी का भी ध्यान नहीं है। मगर हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इन मुद्दों के लिए आवाज उठाएगी। वहीं टिकट वितरण समिति सदस्य सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वीरभद्र सिंह कई गुणों से परिपूर्ण एक व्यक्तित्व थे। बच्चे की तरह उन्हें प्यार करते थे। राजनीति में सच्चाई को साथ रख कर लड़ना उनसे ही सीखा है। अब कांग्रेस लगातार बीजेपी को अपने निशाने पर लेने के साथ साथ पार्टी के कामकाज को गिनवा रही है, जो बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। अब देखना होगा कांग्रेस की ताकत क्या उसे चुनाव में जीत दिला पाती है या नहीं। कांग्रेस की हुंकार रैली से बीजेपी बैकफुट पर जाती दिख रही है। हिमाचल में कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, तो तेलंगाना में टीआरएस सरकार कांग्रेस के आयोजन से ही डर रही है। राहुल गांधी का हैदराबाद विश्वविद्यालय में कार्यक्रम था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिल रही है। तो क्यों राहुल गांधी से डरी हुई है तेलंगाना की केसीआर सरकार? देखिए ये रिपोर्ट। उस्मानिया यूनिवर्सिटी भारत के सबसे पुराने विश्वविद्यालयों में शुमार है, लेकिन फिलहाल इस विश्वविद्यालय को लेकर राजनीतिक माहौल गर्म है। खबरों के मुताबिक यूनिवर्सिटी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कैंपस में गैर राजनीतिक दौरे की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। लेकिन उस्मानिया यूनिवर्सिटी के इस फैसले ने तेलंगाना में नया सियासी विवाद पैदा कर दिया है, क्योंकि उस्मानिया यूनिवर्सिटी के छात्र चाहते हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को इजाजत दी जानी चाहिए, जिसको लेकर छात्रों ने अपना विरोध भी जताया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने बुधवार को उस्मानिया विश्वविद्यालय के छात्रों की एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें कुलपति से टैगोर सभागार में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और छात्रों और बेरोजगार युवाओं के बीच आमने सामने बातचीत की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का 7 मई को विश्वविद्यालय में छात्रों से संवाद करने का कार्यक्रम था। अदालत ने राहुल गांधी के कार्यक्रम पर रोक लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय परिसर को राजनीतिक मंच के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 सकारात्मक समानता की गारंटी देता है, ना कि नकारात्मक समानता की। यह अदालत अपने कार्यकारी परिषद के प्रस्ताव के उल्लंघन में प्रस्तावित बैठक की अनुमति नहीं दे सकती। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री केसीआर पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि उनके दबाव की राजनीति की वजह से विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी के कार्यक्रम की इजाजत नहीं दी। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसको लेकर विरोध भी किया था। साथ ही विश्वविद्यालय के फैसले और 18 कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर नाराजगी जाहिर की थी। जानकारों की माने तो राहुल गांधी को विश्वविद्यालय से दूर रखने के फैसले के पीछे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का इशारा माना जा रहा है। ऐसे में राहुल गांधी को उस्मानिया विश्वविद्यालय में बैठक करने से रोकने की कोशिश करना के चंद्रशेखर राव का बिना सोचा समझा लिया गया फैसला ज्यादा लगता है। राहुल गांधी को परिसर के अंदर नहीं जाने देने से हो सकता है कि के चंद्रशेखर राव को लग रहा हो कि वो विपक्षी खेमे में ताक झांक कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि इस तरह अनजाने में वो राहुल गांधी को उनके मौजूदा कद से बड़ा नेता बना रहे हैं। राहुल के कार्यक्रम की इजाजत ना देकर अब केसीआर कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं। कांग्रेस अब सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन की तैयारी में है। पार्टी आगे बढ़ती दिख रही है, तो दूसरी ओर हाल ही में राजनीति में आने का ऐलान करने वाले चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर अपने कदम पीछे हटाते दिख रहे हैं, और इसके संकेत पीके ने खुद ही दे दिए। तो क्या कहा पीके ने? देखिए ये रिपोर्ट। क्या पीके अपनी पार्टी बनाने वाले हैं या फिर किसी दल के साथ एक बार फिर राजनीति की दुनिया में कदम रखेंगे? ऐसे कई सवाल पिछले कई दिनों से चल रहे थे, जिससे बिहार की सियासत गरमाई हुई थी, जिसके पीछे कारण था पीके का अचानक आया ट्वीट, जिसमें उन्होंने लिखा था, लोकतंत्र में एक सार्थक भागीदार बनने और जन समर्थक नीति को आकार देने में मदद करने की मेरी उतार चढ़ाव भरी यात्रा रही है। अब मुद्दों और जन सुराज के मार्ग को बेहतर ढंग से समझने के लिए रियल मास्टर यानी जनता के पास जाने का समय आ गया है। शुरुआत बिहार से।
पीके के ट्वीट के बाद से सस्पेंस बना हुआ था कि उनका अगला कदम क्या होने वाला है। सभी दलों की तरफ से अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आई थी और आज उन सभी सवालों और अटकलों पर प्रशांत किशोर ने जवाब दे दिया है। प्रशांत किशोर ने बिहार में जन स्वराज को लेकर अपने प्लान का खुलासा कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार की नीतीश सरकार पर भी हमला बोला। अपने बयान में पीके ने अभी किसी राजनीतिक दल बनाने की बात को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन साथ ही संकेत भी दिए हैं कि आने वाले समय में ऐसा कर सकते हैं। प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि वो फिलहाल कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बना रहे हैं। इसके साथ पीके ने बताया कि वो बिहार में राजनीतिक बदलाव के लिए 3000 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। ये पदयात्रा चंपारण के गांधी आश्रम से शुरू होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि 30 साल के लालू और नीतीश के राज के बाद भी बिहार देश का सबसे पिछड़ा और गरीब राज्य है। विकास के कई मानकों पर बिहार आज भी देश के सबसे निचले पायदान पर है। बिहार अगर आने वाले समय में अग्रणी राज्यों की सूची में आना चाहता है तो इसके लिए नई सोच और नए प्रयास की जरूरत है। चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि जो लोग यहाँ के सामाजिक और राजनीतिक जमीन से जुड़े हुए हैं उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा करना है। 4-5 महीने से ऐसे 17,000 से ज्यादा लोगों को चिन्हित किया गया है। मैं व्यक्तिगत रूप से इनसे मिलने वाला हूँ। इनमें से 2, 3 या 5,000 लोग अगर एक साथ मिलते हैं और तय करते हैं कि उनको किसी राजनीतिक पार्टी या मंच की जरूरत है तो उसकी घोषणा तब की जाएगी। तब भी वो पार्टी प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। वो उन सभी लोगों की पार्टी होगी जो राजनीतिक संगठन के निर्माण में भागीदारी देंगे। यानी साफ है कि पीके ने इशारों में तीसरा मोर्चा खड़ा करने की बात कह दी है। साथ ही ये भी बता दिया है कि उनके संपर्क में कितने लोग हैं। अब पीके के इस ऐलान के बाद एक बार फिर हलचल तेज होना तो लाजमी है। खैर, पीके की ये कोशिश कितनी सफल होगी ये तो आने वाला समय बताएगा। और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों की। केंद्र शासित जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग की अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश में विधानसभा चुनाव कराए जाने का रास्ता साफ हो गया है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में चुनाव का बिगुल अब कभी भी बच सकता है, लेकिन परिसीमन के नाम पर बीजेपी ने अपनी हार को टालने के लिए चला है एक बड़ा दांव। तो किस रणनीति के तहत बीजेपी घाटी में कमल खिलाने के लिए चल रही है सियासी चालें, देखते हैं ये रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने फरवरी में कहा था परिसीमन की प्रक्रिया जल्द पूरी होने वाली है। जम्मू कश्मीर में अगले 6 से 8 महीने में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है। जी हां, आज जम्मू कश्मीर परिसीमन आयोग ने अंतिम रिपोर्ट जारी कर दी है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने से राज्य में 7 विधानसभा सीटों में इजाफा किया जा रहा है। अब केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर में कुल 90 सीटें हो जाएंगी। जम्मू में 43 और कश्मीर में 47 सीटें होंगी। जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटों में बढ़ोतरी हो गई है। रिपोर्ट में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट को बढ़ाया गया है। पहली बार अनुसूचित जनजाति के लिए जम्मू कश्मीर में 9 विधानसभा सीटों को आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुसूचित जाति के लिए पहले की तरह ही 7 विधानसभा सीटें आरक्षित रखी गई हैं। जम्मू कश्मीर की नई विधानसभा में कश्मीरी पंडितों और पीओजे के विस्थापितों को प्रतिनिधित्व मिल सकता है। जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों में भी परिसीमन आयोग ने फेरबदल किया है। अब कश्मीर और जम्मू दोनों के हिस्से में 2.5 लोकसभा सीटें होंगी। पहले जम्मू में उधमपुर, डोडा और जम्मू तथा कश्मीर में बारामूला, अनंतनाग और श्रीनगर की सीटें थीं। नई व्यवस्था के तहत अनंतनाग सीट को अब अनंतनाग, राजौरी, पुंछ के नाम से जाना जाएगा। यानी जम्मू सीट से 2 जिले राजौरी व पुंछ निकालकर अनंतनाग में शामिल कर दिए गए हैं। प्रत्येक लोकसभा सीट में 18 विधानसभा सीटें होंगी। उधमपुर सीट से रियासी जिले को निकालकर जम्मू में जोड़ा गया है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या 83 से बढ़कर 90 हो गई है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले विधानसभा में सीटों की संख्या 87 थी, जिसमें 4 सीटें लद्दाख की थी। लद्दाख के अलग होने से 83 सीटें रह गईं, जो बढ़ने के बाद 90 हो जाएंगी। आयोग की रिपोर्ट को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस समेत पीएजीडी में शामिल दूसरे दल पहले ही खारिज कर चुके हैं। सभी दलों का कहना है कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए रिपोर्ट तैयार की गई है और जो रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद इन दलों के बयान काफी हद तक सही भी हैं। बीजेपी ने ये रिपोर्ट राज्य में अपनी हार को टालने के लिए तैयार की है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।